हेलो दोस्तों, आज की कहानी है भाइयों का बंटवारा। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। सुमन जी अपनी पत्नी काजल के साथ अपने 7 वर्ष के बेटे को अस्पताल से बस डिस्चार्ज कराकर घर आए थे। उनका बेटा पिछले 8 दिनों से अस्पताल में आईसीयू में एडमिट था, वेंटिलेटर में था। कितनी मुश्किल और कितनी परेशानी का कारण हो जाता है। समय हो जाता है एक माँ बाप के लिए कि अपने बच्चे को एक सांस लेने के लिए भी एक मशीन पर लेटा हुआ देखते हैं। पर माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, उसे मशीन से दी जाने वाली एक एक सांस की कीमत वह अस्पताल में अदा करते हैं कि जिससे उसका बच्चा उसके साथ रहे, उसे जीता जागता हंसता खेलता दौड़ता भागता देख सके। अस्पताल से डिस्चार्ज कराने के बाद सुमन जी घर तो आ गए थे, लेकिन उनके पास डॉक्टर द्वारा दी गई लंबी दवाइयाँ और परहेज की लिस्ट थी। उसके बाद भी उन्हें अपने बेटे का लंबे समय तक फिजियोथेरेपी भी करवाना था। बेटे के आने के बाद दूसरे दिन से उसकी फिजियोथेरेपी के लिए उन्होंने एक अस्पताल में कांटेक्ट कर लिया और वहां पर उन्हें लेकर रोज अपने बेटे को लेकर जाना था। सुमन जी के परिवार में सुमन जी, उनकी पत्नी काजल जी और उनका बेटा 7 साल का अजय था। 15 दिन पहले अजय को थकावट, हाथ पैरों की मांसपेशियों की ताकत की कमी और थोड़ा थकावट जल्दी होने लगी। सुमन जी अजय को लेकर हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे थे, डॉक्टर को दिखा रहे थे, टेस्ट पे टेस्ट हो रहे थे, लेकिन कुछ पता नहीं चला था कि एक सुबह अजय को सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। सुमन जी कुछ नहीं देखे, बस अपने बेटे को लेकर भागकर हॉस्पिटल गए। कुछ ही घंटों में अजय वेंटिलेटर में चला गया। वह सांस भी नहीं ले पा रहा था। थोड़ा टेस्ट और हुआ। हॉस्पिटल में अजय के एडमिट होने के अगले सुबह तक अजय का रिपोर्ट आया। उसे बीमारी थी गुलियन बेरी सिंड्रोम की। सुमन जी देखे तो बोले, ये क्या है? ये कौन सी बीमारी है? मैंने तो सुना भी नहीं है। ये बीमारी का नाम है या किसी विदेशी इंसान का नाम? डॉक्टर सुमन जी को शांत किए बोले, ये एक रेयर बीमारी है। इस बीमारी में कमजोरी और झंझनाहट पैरों और हाथों में आना शुरू होता है और फिर ऊपर के शरीर की तरफ फैलता है। अगर सीरियस कंडीशन हो तो सांस लेने की मांसपेशियां भी पैरालाइज्ड हो जाती है और व्यक्ति वेंटिलेटर में चला जाता है। बीमारी को स्टेबल होने के बाद भी एक लंबा फिजियोथेरेपी का सेशन चलता है। खैर, सुमन जी घर तो आ गए थे। शरीर थक चुका था, हालत बेहाल था, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। सोने के लिए बिस्तर पर लेटे थे कि सुमन जी के पिताजी शंकर जी का फ़ोन आया। अपने पिता का फ़ोन देख थोड़ी देर के लिए ही सही सुमन जी का मन भर गया। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, अपने बच्चों के भी बाप बन जाएं, लेकिन अपने माँ पिता के सामने वह वैसे ही रहता है जैसे वह बच्चे में होते थे। शंकर जी का फ़ोन उठाकर प्रणाम किए। शंकर जी को भी अपने पोते के हॉस्पिटलाइज्ड होने की खबर, उसकी तबीयत इस कदर ख़राब होने की खबर से वाकिफ़ थे, लेकिन वो आ नहीं सके क्योंकि उन्होंने हाल ही में ही अपने आँखों का ऑपरेशन कराया था, लिहाजा वो घर पे ही थे। सुमन जी ने अपने पिता शंकर जी को बताया कि बेटा अजय को डिस्चार्ज कराकर घर ले आए हैं, लेकिन कल से फिजियोथेरेपी के लिए हॉस्पिटल जाना है। शंकर जी पूछे, कितने दिन हॉस्पिटल जाना होगा? सुमन जी बोले, पता नहीं पिताजी, 1 महीना 2 महीना कितने दिन लगेंगे कह नहीं सकते। शंकर जी सारा हाल समाचार पूछने के बाद बोले, बेटा कोई समस्या हो तो बताना, हिचकिचाना नहीं, मैं तेरा पिता हूँ। सुमन जी बोले, जी पिताजी। फिर थोड़ा अटकते हुए कहे, पिताजी अजय का फिजियोथेरेपी मानकर चलिए कि 2 महीना तो जाएगा ही जाएगा। इतना दिन हॉस्पिटल में एडमिट, आईसीयू, दवाइयाँ और अब फिजियोथेरेपी, बहुत खर्च हो गया है। अगर मुझे आप थोड़ा मदद कर देते, मैं आपको वापस कर दूंगा। पिताजी बस अभी मेरा समय थोड़ा नाजुक है। शंकर जी बोले, बेटा माँ पिता अपने बच्चों के हर सुख दुख में साथ होते हैं, तुम्हें इतनी हिचक करने की ज़रूरत नहीं। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। शंकर जी दूसरे दिन सुबह अपने घर में बेटों और अपनी पत्नी के सामने सुमन जी की सारी बात बताई और कुछ पैसों की सुमन द्वारा कुछ मदद करने की बात बताई। बेटों ने शंकर जी से कहे, पिताजी आपके पास पैसा कहाँ है और हमारे पास भी लाख रुपया कहाँ है जो हम उसकी मदद करते हैं। शंकर जी कहे, हम कमाते क्यों हैं? अपने बच्चों और परिवार के लिए। अगर बच्चे ही सकुशल ना रहे तो पैसा कमाने का क्या मतलब? मैं सोचता हूँ एक ज़मीन का छोटा टुकड़ा बेच दूँ, जो पैसा आएगा वो सुमन को दूंगा। बेटों ने अपनी पत्नी को बताए।
पत्नियों को बड़ा बुरा लगा। शंकर जी का भरा पूरा परिवार था। शंकर जी, उनकी पत्नी दनिया और उनके 4 बेटे। चारों बेटों की शादी हो चुकी थी। सुमन जी सब भाइयों में सबसे छोटे थे। शंकर जी के बड़े 3 बेटों के बड़े बड़े बच्चे थे। सुमन ही था जिसका बच्चा सबसे कम उम्र का था और सुमन के बेटों को ये बीमारी हो गई। शंकर जी के तीनों बेटे अजय को हॉस्पिटल में देख आए थे, लेकिन शंकर जी का बीमारी का नाम बताने पर और शंकर जी से पैसों की मदद मांगने पर शंकर जी के बड़े तीनों बेटों की पत्नियों में आपस में खुसर पुसर होने लगी थी। ऐसा कोई बीमारी होता है क्या ऐसा नाम सुना है क्या? ठीक है, बेटा को तबीयत खराब होने पर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, लेकिन पैसा ऐंठने के लिए कुछ भी बीमारी का नाम बता रहे हैं और फिजियो कुछ अजीब शब्द बोल रहे हैं। गलतियाँ उनकी भी नहीं थी। गांव में रहकर इस तरह की बात को समझना जो वो देखे भी नहीं हैं को सच मानना मुश्किल था। वो अपने पतियों को कुछ कुछ बातें कहीं, पतियाँ भी सहज राजी हो गए। जो उनकी पत्नियां कह रही है वो सही है। दूसरे दिन शंकर जी के पास उनके तीनों बड़े बेटे आए। बोले, पिताजी आप ज़मीन का एक टुकड़ा बेचकर उसका पैसा सुमन को देना चाहते हैं। आपकी सोच तो सही है, उसे मदद होना भी चाहिए। आखिरकार उसका बच्चा भी तो घर का ही बच्चा है। अजय ठीक हो जाए और क्या चाहिए। लेकिन एक बात हम सब आपको कहना चाहते हैं। शंकर जी की अनुभवी आंखें पहले ही भाप गई थी कि उनको क्या खटक रहा है, फिर भी अनजान बने रहे। वो भी अपने बेटे के मुंह से सुनना चाहते थे कि वो क्या कह रहे हैं। बड़ा बेटा बोला, पिताजी मैं बस एक बात समझना चाहता हूँ। जितनी ज़मीन है उसमें चारों भाई का बराबर का हक है। अगर एक ज़मीन बिक जाएगा तो उसका सारा पैसा तो सुमन को जाएगा। फिर बाद में बाकी ज़मीन का बंटवारा होगा तो सब भाई को बराबर का हिस्सा मिलेगा या सुमन को ज़मीन के हिस्से में कम हिस्सा मिलेगा। शंकर जी बोले, संपत्ति या ज़मीन का बंटवारा होगा तो सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। मंझला बेटा बोला, अगर बाद में बराबर हिस्सा करना चाहते हैं तो अभी ही सबका बंटवारा कर दो। उसका हिस्से की ज़मीन को बेचकर उसे पैसा दे दो। शंकर जी खुद में ही मुस्कुरा दिए। एक भाई के बच्चे की जान बची है और भाई हिस्सा बंटवारा ज़मीन संपत्ति कीमतें कर रहा है। शंकर जी अपने बड़े बेटे को बोले 2-3 साल में अपनी बड़ी बेटी की शादी करना चाह रहे हो। बेटे को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजने के लिए पासपोर्ट बनवा रहे हो। अगर अभी बेटे में थोड़ा ज़्यादा पैसा लग जाए तो क्या अपनी बेटी की शादी के लिए रखे गए पैसों में से कुछ पैसा लोगे? बड़ा बेटा बोला, अभी बेटे के सुनहरे जीवन के लिए ज़रूरी है तो बेटी का शादी का पैसा ज़रूर लेंगे। अगर तुम्हारी बेटी को पता चले और वो भाई को देने के लिए मना कर दे तो तुम क्या करोगे? बड़ा बेटा बोला, मैं बाद में पैसा बेटी को दे दूंगा। शंकर जी बोले, अगर बेटी ना माने तो? बड़ा बेटा बोला, मैं पिता हूँ, मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं। किसी के साथ गलत नहीं करना चाहता और ना ही करूँगा। अगर स्थिति ऐसा हो जाए तो मैं फैसला लूँगा कि पहले क्या ज़रूरी है। और ऐसे भी ये मेरा पैसा है। मुझसे मेरे पैसों के लिए सवाल करने वाले वो कौन होते हैं? शंकर जी बोले कि तुम तीनों बेटे मुझे सवाल किए थे, उसका उत्तर मिल गया होगा। मेरे लिए मेरे सारे बेटे बराबर हैं। अभी सुमन के बच्चे की जान बचानी जरूरी है और उसे पैसों की ज़रूरत है और मैं उसे दूंगा। घर में पिता के पैसों, संपत्ति, दौलत, ज़मीन का बंटवारा होता है पिता के जाने के बाद, लेकिन आज के समय रिश्तों का बंटवारा होता है, भाइयों का बंटवारा होता है। भाई होते हैं घर की जिम्मेदारी, दायित्वों, घर का दर्द का बंटवारा करते हैं। भाइयों के बीच का प्यार, अपना रिश्तों का बंटवारा नहीं करते। खैर, ये मेरा पैसा है, मुझ पर सवाल और उंगली उठाने का अधिकार किसी को नहीं। मेरे जीते जी मैं अपनी सब बेटों की खुशी, उसकी परेशानी को ख़त्म करने के लिए मैं कितना कुछ कर सकता हूँ, करूँगा। मेरी बात, मेरी संपत्ति का अधिकार और बंटवारा होगा। मेरे जीते जी नहीं। मेरे ख्याल से तुम सबको अपना उत्तर मिल गया है, अब जा सकते हो। बेटों के साथ बहुएं भी चुप हो गई थी। शंकर जी ने उन्हें उनकी अंदाज में सबक सिखा दिया था। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।